सर्वांना नमस्कार आणि सुप्रभात. दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाच्या शारीरिक शिक्षण विभागाच्या माध्यमाने या ठिकाणी 10 दिवसीय योग अभ्यासक्रम आपण याला शिबिर न म्हणता योग अभ्यासक्रम असं नाव दिलेलं आहे. हा 10 दिवसाचा अभ्यासक्रम आहे. एकंदरीत कमीत कमी 30 तास या अभ्यासक्रमामध्ये ठेवलेले आहेत. या योग अभ्यासक्रमासाठी आपल्याला लाभलेले दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा आणि त्यांच्या सौ पत्नी डॉक्टर सारिका दायमा त्या रिसोर्स पर्सन म्हणून आपल्याकडे या 10 दिवसासाठी योग अभ्यासक्रमासाठी त्यांचं योग्य प्रकारचं मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना लाभणार आहे. असे हे 2 रिसोर्स पर्सन या योग अभ्यासक्रम कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉक्टर महेश पेंबडे, टेक्निकल समन्वयक डॉक्टर रोहिणी शिंदे मॅडम, त्यांचे सहकारी फॅकल्टी मेंबर्स. या योग अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट सर्व प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सर्व आपल्या बंधूंचे फॅमिली मेंबर्स. मित्रहो, दयानंद शिक्षण संस्थेचं जे ब्रीद आहे, अनो भद्रा क्रतुयंतु विश्वता, म्हणजे लेट द नॉलेज बी कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड. नोबल थॉट्स जे आहेत, चांगले विचार, चांगले उपक्रम आपल्या सर्वांकडे आले पाहिजे आणि त्यामधूनच आपल्याला सर्व काही शिकायचे आहे. आणि त्या अनुषंगाने जे जे काही आपल्याला शक्य आहे त्याप्रमाणे आपण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहोत. आणि त्यामधीलच हा एक योग अभ्यासक्रमाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आपल्या सर्वांसाठी आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. त्या कार्यक्रमाचं जे औचित्य आहे, प्रामुख्याने आपल्या सर्वांना जो योग साधना आहे, योगासने आहे, या संदर्भातलं योग्य ते मार्गदर्शन, हे प्रशिक्षित जे मार्गदर्शक प्राध्यापक ब्रिजमोहन दायमा आणि त्यांच्या पत्नी सौ दायमा यांच्यामार्फत आपल्याला लाभलं पाहिजे. आणि हा 10 दिवसाचा जो काही अभ्यासक्रम आहे, हे ॲड ऑन कोर्स, व्हॅल्यू ॲडेड कोर्स म्हणून आपल्याला नॅकमध्ये ही दाखवायचं आहे. त्यामध्ये जी संख्या आहे, जास्तीत जास्त 100 दाखविली आहे. तर मला वाटतं ह्या टीम्स ह्या आपण 250 पर्यंत ह्यामध्ये समाविष्ट करून घेऊ शकतो. आणि हा एक ऑनलाईन उपक्रम आपल्या सर्वांसाठी आपण महाविद्यालयाच्या वतीने या ठिकाणी घेत आहोत. ऑनलाईन का असेना, कारण ह्या अगोदरही दयानंद शिक्षण संस्थेअंतर्गत ऑनलाईन योगासनाचे कार्यक्रम आणि योग प्रशिक्षण शिबिर चांगल्या प्रकारे आपण राबविलेले आहेत, घेतलेले आहेत. आणि हे निश्चितपणे, कारण या ठिकाणी आपण पाहतोय, कारण ऑनलाईन का असेना सर्वांचं चांगल्या प्रकारचं व्हिज्युअलायझेशन होत आहे. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने निश्चितपणे योगासने, योग संदर्भात जी काही विविध मार्गदर्शन आपल्याला सर्वांना लाभणार आहे. आणि आपल्याला माहीत आहे की एक प्रचंड आपली जी धावपळ असते आणि ह्या स्पर्धात्मक युगामध्ये शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी आपल्या देशात, आता देशातच नाही तर जगभरात योग साधनेचे अनन्यसाधारण महत्व अधिक अधोरेखित झालेलं आपल्याला दिसून येते. गेल्या कित्येक दशकापासून भारताची ओळख असलेल्या योगा अभ्यास आता आंतरराष्ट्रीय योग दिवस औचित्याने जगभरात
अधिकृतरित्या मान्यता प्राप्त झालेले आपल्या सर्वांना दिसून येत आहे. रोज आपल्या मनात आणि शरीरात साठून राहणाऱ्या ताण तणावाचा काही निचरा करायचा असेल तर त्यासाठी योगाचा काही मिनिटाचा का होईना रोज आपण सराव केला पाहिजे. योगासने, प्राणायाम, ध्यानधारणा ही सर्व ताणतणाव नष्ट करणारी प्रभावी तंत्रे आहेत असे मला वाटते. योगाच्या सरावाने शरीरातील विशिष्ट विषद्रव्ये आणि ताणतणाव शरीराबाहेर आपण टाकू शकतो. अंतर्ज्ञानात वाढ करण्याची क्षमता योग आणि ध्यान यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात आहे. योग ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. तिचा सराव सतत आपण करत राहावे आणि या योग अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून निश्चितपणे योग आणि योगासने आणि ध्यानधारणा या संदर्भात आपल्या सर्वांना चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून मिळेल ही अपेक्षा या ठिकाणी करतो. डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा आणि डॉक्टर सारिका दायमा यांचा आभार व्यक्त करतो, कारण डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा हे सातत्याने आपल्या महाविद्यालयासाठी नॅकच्या दृष्टिकोनातून असो किंवा इतरही कार्यक्रमाच्या, कारण तुम्हाला माहीत असेल हे सेबीचेही एक चांगले शिक्षक आहेत, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आणि फायनान्शियल लिटरसी प्रोग्राम ही आपण त्यांच्या माध्यमाने सातत्याने महाविद्यालयामध्ये राबवत असतो आणि एक चांगलं योगदान महाविद्यालयासाठी ते दोघंही पती पत्नी देत असताना आपल्या सर्वांना दिसते. त्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सर्वांचं या कार्यक्रमामध्ये मी स्वागत करतो आणि या योग अभ्यासक्रमाला शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर. डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा सर आणि डॉक्टर सारिका दायमा सर यांचे या ठिकाणी मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो आणि मी त्यांना विनंती करतो की या प्रत्यक्ष योग प्रशिक्षण शिबिरास कोर्सला या ठिकाणी आपण सुरुवात करावी. हरिओम. हरिओम. सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान में लेंगे. जब भी आप योगाभ्यास करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक जगह निश्चित कर लेनी है. जिस जगह पर आप योगाभ्यास करने वाले हो सीधा जमीन पर आपको योगाभ्यास नहीं करना है, इसलिए योगा मैट, चटाई या दरी पहले जमीन पर बिछा लीजिए और उसके ऊपर ही आपको योगाभ्यास करने का नित्य प्रयत्न करना है. इसी के साथ में जब आप योगाभ्यास करते हो तो सबसे पहले पेट की शुद्धि यानी पेट साफ होना बहुत आवश्यक होता है. योगाभ्यास सुबह या शाम दोनों में से किसी भी समय आप लोग कर सकते हो, लेकिन सुबह का 6 से 9 वाला जो समय है वो अधिक उत्तम माना जाता है योगाभ्यास के लिए, जिसमें नेचुरल हवा आपको मिलती है, सूर्य की शीतल किरणें आपके ऊपर आती है जिससे विटामिन डी भी जनरेट होता है. तो ये हमारे लिए कुछ लाभ है जो सुबह अगर हम लोग करें तो उसके हमें अधिक लाभ होते हैं. जिसे बहुत ही व्यस्तता होती है वे लोग शाम के समय भी योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन और योगाभ्यास के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, तभी आप योगाभ्यास करो तो उसके आपको लाभ मिलते हैं. योगाभ्यास में और कुछ चीजें आपको अपने साथ रखनी है, जैसे कि रुमाल, एक छोटा सा नैपकिन या तौलिया. रुमाल अगर आपको छींक वगैरह आ जाए तो आपको सहायता करेगा, दूसरे को आपकी छींक से कोई भी प्रभाव नहीं होगा. उसी के साथ में नैपकिन या तौलिया इसलिए कि जब भी आप हेवी एक्सरसाइज करोगे तो किसी को पसीना बहुत आ सकता है,
तो पसीना पहुंचकर आप वापस अपने योगाभ्यास को शुरुआत कर सकते हैं। कई आसनों में आपको ये छोटा सा दुपट्टा या नैपकिन हेल्प कर सकता है एक बेस के हिसाब से। तो आपको ये भी अपने साथ योगाभ्यास के समय ही रख लेना है ताकि आपको बीच में उठकर ना जाना पड़े। हो सकता है तो योगाभ्यास के आधे 1 घंटे पहले पानी ग्रहण ना करें। बहुत ही गला सूख जाए तो 1 या 2 घूंट से आप अपना गला गीला कर ले। योगाभ्यास करते समय बीच में संभवतः पानी पीना टालें, लेकिन बहुत ही गला सूखने लगे तो 1 आध घूंट से गला गीला करने में कोई दिक्कत नहीं है। कि कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी योगाभ्यास को बैठो तो उस समय एक स्थिति आपको धारण कर लेनी है और उस स्थिति में आपको आराम से योगाभ्यास की शुरुआत करनी है। तो आज के योगाभ्यास की शुरुआत अब हम लोग प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। सबसे पहले आप सुखासन यानी मांडी डालकर जिसे कहा जाता है या अलखती पालखती डालकर उस स्थिति में आराम से बैठ जाइए। मन को शांत कीजिए। लंबा गहरा सांस आराम से भरेंगे और आराम से सांस को छोड़ेंगे। 2 से 3 बार आप लंबा गहरा सांस भरिए और आराम से छोड़ेंगे। इसके पश्चात 3 बार हम लोग उद्गीत यानी ओमकार का उच्चारण करते हैं और मंगलाचरण की प्रार्थना के बाद योगाभ्यास को शुरुआत करेंगे। सांघर्षद्वम् संवदद्वम् संवो मनासि जानता देवाभागम् यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। इसका अर्थ है आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो चलिए सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हम दयानंद विज्ञान महाविद्यालय की ओर से आयोजित इस 10 दिवसीय योग वर्ग का प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे प्रथम हम नमन करेंगे योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि को। सभी साधक मेरे साथ एक साथ मंत्र का पठन करेंगे हाथ जोड़कर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतंजलिं प्राञ्जलिरां नतोऽस्मि। इसका अर्थ है
योग दर्शन के जो प्रणेता है योग महर्षि पतंजलि, जिन्होंने हमें योग सूत्र अर्थात योग दर्शन नामक ग्रंथ प्रदान किया है। चित्त वृत्तियों के लिए योग, वाचा शुद्धि के लिए व्याकरण तथा शरीर शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र हमें देने वाले मुनि श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को हम सभी नमन करते हैं और हमारे आज के योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथ विश्व को दिए हैं। उसमें प्रथम ग्रंथ जो है वह योग दर्शन है और योग दर्शन पर स्वामी रामदेव जी द्वारा लिखित यह पुस्तक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यह महर्षि पतंजलि है जिन्हें हमने अभी वंदन किया। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक ग्रंथ लिखा जिसमें योग की समस्त जानकारी है, योग का समस्त विज्ञान है। उन्होंने जो दूसरा ग्रंथ लिखा वह है महाभाष्य, जो कि वाचा शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र पर आधारित है। और उन्होंने जो तीसरा ग्रंथ लिखा वह आयुर्वेद पर आधारित है। तो यह तीनों ग्रंथ समस्त विश्व को देने वाले महर्षि पतंजलि है। उनको हम नमन करते हुए हमारे योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। उसी के साथ हमारे योग गुरु प्रातः स्मरणीय योग महर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं उनके सखा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, इनको भी हम वंदन करते हैं। उसी के साथ आज की इस योग कक्षा के प्रेरणा स्थान जो है दयानंद विज्ञान महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य, जिन्होंने अभी हमें आशीर्वाद प्रदान किया है, शुभेच्छाएं दी है इस योग कक्षा के प्रारंभ में, उन्हीं आदरणीय प्राचार्य ज्येष्ठ भ्राता जयप्रकाश जी दरगढ़, इनको भी मैं नमन करता हूं। उसी के साथ हमारे आयोजक जो यहाँ पर है उप प्राचार्य बेल्लाए सर, हमारे कार्यक्रम के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर महेश जी बेमड़े एवं उनके साथ कंप्यूटर डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर रोहिणी जी शिंदे एवं हमारे समस्त बंधु भगिनियों को, भाई बहनियों को आमंत्रित करता हूं इस 10 दिवसीय योग कक्षा में। यह 10 दिवसीय योग कक्षा जो है, योग अभ्यासक्रम जो है, उसमें 3 मॉड्यूल्स का समावेश है। मॉड्यूल 1 इज रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ द कोर्स, जिसमें आपको प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास के सैद्धांतिक विवेचन को पढ़ना है। प्रतिदिन आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आज का रीडिंग मटेरियल आपको सवेरे भेज दिया गया है, जिसमें ब्रोचर, एक्शन प्लान, दयानंद शिक्षण संस्था का विजन स्टेटमेंट एवं आज के 2 श्लोक शामिल है। तो इस प्रकार प्रतिदिन 1 घंटा आपको सैद्धांतिक पढ़ाई करनी है। यह मॉड्यूल 1 रहेगा। तो प्रतिदिन 1 घंटा अर्थात 10 दिनों में 10 घंटा आपको सैद्धांतिक विवेचन का अभ्यास करना है। मॉड्यूल 2 इज रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल। तो दूसरे मॉड्यूल में आपको प्रतिदिन 1.5 घंटा प्रात्यक्षिक करना है ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से, जो आज हम यहाँ लाइव देख रहे हैं। तो 15 दिन का प्रैक्टिकल विवेचन, प्रात्यक्षिक विवेचन आपका रहेगा। और रहे वाले जो 5 घंटे है वह आपको असाइनमेंट के लिए, होमवर्क के लिए दिए गए हैं। तो आज का होमवर्क भी आपको इस ग्रुप के माध्यम से दिया जा चुका है। तो इस प्रकार 30 घंटे का अभ्यासक्रम आपको इन 10 दिनों में पूरा करना है और उसका मूल्यमापन भी किया जाएगा, जिसमें एंड ऑफ द कोर्स एग्जामिनेशन जो कि 50 गुणों के लिए है। आपके प्रतिदिन
अटेंडेंस जो है वह 3 गुण प्रतिदिन अटेंडेंस के लिए है। 10 दिनों के लिए 30 गुण आपको प्रदान किए जाएंगे। जो हमारे एकेडमिक और टेक्निकल कोऑर्डिनेटर है वो इन सब का मैनेजमेंट करेंगे। 20 गुण जो है वो आपके असाइनमेंट पर आधारित रहेंगे, उसका भी मूल्यमापन हमारे कोऑर्डिनेटर्स करेंगे। इस प्रकार यह 100 गुणों का अभ्यासक्रम 10 दिनों में आपको पूर्ण करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के श्लोक की तरफ। तो आप इस तरह से सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको तकलीफ हो तो इस प्रकार से सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं, या फिर पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, अलग अलग आसनों की जानकारी तो हम बाद में लेने ही वाले हैं। प्रतिदिन हम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आज के 2 श्लोक है वह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमने दिए हैं। तो ये दोनों जो श्लोक है वह महर्षि पतंजलि के योग दर्शन नामक ग्रंथ से लिखे गए हैं। तो हमें इस योग कक्षा में कुल 22 श्लोकों का अध्ययन करना है, जिसमें से 11 श्लोक यह योग दर्शन नामक ग्रंथ से लिए हुए हैं और 11 श्लोक जो है वह श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ से हमने लिए हैं, समाविष्ट किए हैं। तो आज हम योग दर्शन के प्रथम 2 श्लोक यहाँ पर पठन करेंगे। तो प्रथम जो श्लोक है योग दर्शन का वह है अथ योगानुशासनम, जिसका विवेचन है अथ योग अनुशासनम। अर्थात आइए हम सब मिलकर योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। योग क्या है और अनुशासन क्या है? योग, यह जो शब्द है वह संस्कृत शब्द है और वह युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना। आज इस योग कक्षा के माध्यम से करीबन 100 लोग हमारे दयानंद विज्ञान महाविद्यालय से जुड़ चुके हैं। तो योग का अर्थ है जुड़ना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए जुड़ना। आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जोड़ना। तो यह जोड़ने का काम जो है वह योग करता है। दूसरा शब्द है अनुशासन। तो अनुशासन में क्या निमित्त है, जिसे हम अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं। तो अनुशासन में कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसकी विधि क्या है, उसका संकल्प क्या है, उसका विवेचन क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उसके प्रतिबंध क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, इन सभी चीजों का विवरण अनुशासन इस शब्द के अंतर्गत आता है। तो इस योग दर्शन के प्रथम श्लोक का अर्थ है अथ योग अनुशासन। आइए हम सभी भाई बहन मिलकर, हम सभी योग साधक मिलकर एक साथ योग शास्त्र का अध्ययन करना शुरू करते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे श्लोक की ओर, जिसका शब्दार्थ है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो चित्त क्या है? चित्त मन की एक विशेष अवस्था है। तो मन की विशेष अवस्था का नाम है चित्त, और चित्त की अनेक वृत्तियां होती है। यह वृत्तियां अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना अर्थात प्रतिबंध करना, उन्हें रोक देना ही कहलाता है योग। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जब हम योग करते हैं तो अपने आप हमारा मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो योग की द्वारा समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध करना, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो इस प्रकार से हमने योग दर्शन के 2 श्लोक देखे, अथ योगानुशासनम जो कि प्रथम श्लोक है, और योग चित्त वृत्ति निरोध जो कि द्वितीय श्लोक है। तो इन 10 दिनों में हम देखेंगे कि योग से किस प्रकार हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं योगाभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। सबसे पहले आपको पैर को खोल लेना है, लंबे कर लेना है और दंडासन यानी हाथों की पोस्चर, हथेलियां जमीन पर टिकी हुई, उंगलियां पीछे की साइड में, कंधों के समांतर हाथ और पैर पूरे सीधे फैले हुए, इसे दंडासन कहा जाता है। और इस
इसमें आपको पैर की उंगलियों को सिर्फ आगे और पीछे की ओर हिलाना है। आगे और पीछे की ओर उंगली की मूवमेंट, ये सूक्ष्म क्रिया की शुरुआत है। जब भी करते हो तो हम शरीर के एक एक अंग को केंद्रित कर कर अपने अंग को शिथिल करते हैं और लचीला बनाते हैं। एड़ी के साथ पूरा पंजा अब आगे और पीछे करिए। हर सूक्ष्म क्रिया आपको 5 से 10 बार आराम से कर लेनी है, जिससे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और रक्त का संचार भी अच्छा होगा। हमारी मांसपेशियां पैरों की मजबूत होती है। जिस अंग पर हम केंद्रित होते हैं उस अंग को मजबूती के लिए सूक्ष्म क्रियाएं सहायता करती है। इसके पश्चात हमें पैरों की एड़ियों से लेकर सर्कल बनाना है। क्लॉकवाइज हम लोग सर्कल बनाएंगे। आराम से गोल गोल आपको अपने पैर की एड़ी से जो पोर्शन है पंजा, उसे पूरा घुमाना है। आइए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। धीरे धीरे हम बोलते बोलते अपने राउंड करते जा रहे हैं, जिससे क्रिया भी हो रही है। लेकिन जब आप योगाभ्यास करते हो तो बोलना नहीं, अभी ट्रेनिंग सेशन है इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। पैरों को एक दूसरे पर इस तरह से हल्के से आपको पीटना है, हल्के से पीटना है, जोर जोर से नहीं। जैसे पैरों में चींटी अगर आ जाए तो लोग ऐसे करके अपने पैर की चींटियां, यानी जिससे मैं मराठी में मुंग्या आले असं म्हणतात, तो उसे दूर करते हैं। अब घुटनों को थोड़ा सा उठाकर हल्के से भूमि पर वापस लगाना है। घुटनों की मूवमेंट, घुटनों के लिए एक्सरसाइज होगी। अब हम लोग करेंगे कमर वाला एक्सरसाइज, जिसमें पहले हाथ को इंटरलॉक करके मुट्ठी को बंद कर लीजिए और पैर के अंगूठे से आपको अपनी कमर का भाग पीछे की ओर जितना जा सके इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको राउंड लगाने हैं। तो अभी हम लोग लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे चक्की आसन कहा जाता है। एक्चुअली आसन नहीं है, ये क्रिया है जिसमें आपके स्लो मूवमेंट्स होती है कमर की और हाथों के पैरों के मांसपेशियों की। अपोजिट साइड से अब इसके अपोजिट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक क्रिया आपको 8 से 10 बार आराम से करनी है। आप जितना इसमें पीछे जा सको उतना बहुत ही अच्छा है। इससे पेट की एक्स्ट्रा चर्बी, कमर का पार्श्व भाग का एक्स्ट्रा पोर्शन भी कम होता है और हमारे कमर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। मोटापा कम करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। अब इसके पश्चात करते हैं स्थित कोणासन। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस कर लीजिए। लेफ्ट हाथ को राइट पांव के अंगूठे को स्पर्श कराना है और राइट हाथ को पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, इस तरह से। अब दूसरी साइड से करेंगे। राइट हाथ लेफ्ट पांव के अंगूठे को और लेफ्ट हाथ पीछे की ओर। यह क्रिया आप तीव्र गति से भी कर सकते हो, जिससे अगर किसी की भेरी बढ़ी हुई है तो वो आराम से कम हो जाएगी और मोटापा भी कम हो जाएगा। ये पेट के अंदर की हाथों की एक्सरसाइज इससे हो जाएगी। कमर, पेट का हिस्सा आपका सुडौल होगा। आराम से करते हैं स्थित कोणासन। आप इसे तीव्र गति से भी कर सकते हो। विश्राम। अब हम देखेंगे सुखासन की स्थिति, जिसमें हमें अपने एक एक पांव को आराम से अपनी जंघा के नीचे एड़ी को लेना है और इसे कहा जाता है, जैसे मांडी डालकर, जैसे भारतीय बैठक में खाना खाने भी बैठते हैं, तो इस स्थिति को कहा जाता है सुखासन की स्थिति। अगर आप इसमें फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टोप को दबाकर अपने घुटनों पर इस तरह से रख लो तो ये ध्यान मुद्रा हो जाती है सुखासन में। तो अभी हमें मुद्रा नहीं लेनी है। ये सुखासन की स्थिति आपने देखी। उसके पश्चात सिद्धासन। सिद्धासन में आपको एक किसी भी पैर का पंजा अपने
जंघा के ऊपर की साइड में एडी के समीप, एडी आपकी पेट के या मूलाधार क्षेत्र के समीप आ जाए, इस तरह से आपको ले लेना है। तो ये और ध्यान मुद्रा को धारण कर लिया तो इसे कहा जाता है सिद्धासन की स्थिति। अब देखते हैं पद्मासन की स्थिति, जिसमें दूसरा जो पांव है उसे भी अपने जंघा के ऊपर मूलाधार क्षेत्र के समीप पेट के पास दोनों एड़ियां एक दूसरे से जुड़ जाए और पैर के पंजे आकाश की दिशा में हो, हाथ की ध्यान मुद्रा हो, इस स्थिति को कहा जाता है पद्मासन। अब ये तीनों आसनों में हमारे शरीर का बैलेंस दोनों भागों में समान रूप से विभाजित होता है। तो ये आसन का महत्व है कि किसी भी आसन में आप जब बैठते हो तो अपने शरीर का वेट जो है वो दोनों भागों में समान रूप से बंट जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में इम्बैलेंस नहीं होता, हम टेढ़े मेढ़े नहीं होते। तो इसलिए आसन करते समय किसी भी एक स्थिति को आप प्राणायाम में इसमें से एक स्थिति को धारण कर प्राणायाम आराम से कर सकते हो। जिसमें आप अधिक समय तक बैठ सको वो स्थिति आपको धारण करना है। स्थिति धारण करते समय ये भी ध्यान रखें कि आपके कहीं शरीर में पीड़ा ज्यादा महसूस ना हो, यानी स्थिर सुखासन, जिससे आप कहेंगे जिसमें हम लोग सुखद स्थिति का अनुभव करते हैं, उस स्थिति को आपको धारण करना है। तो आइए इसके अगले अभ्यास को शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रिया में। तो ये हमने देखे 3 आसन अभी। अब जिस आसन में आप लोग करना चाहे उस आसन में हमें हाथ की मूवमेंट लेनी है पहले। तो धीरे धीरे हम लोग हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज के लिए हाथों को सीधा करेंगे, हाथों की उंगलियां फैलाकर मुट्ठी को बंद करते हैं और खोलते हैं। 8 से 10 बार आराम से मुट्ठी को खोल लीजिए और बंद कर लीजिए। इसे तीव्र गति से आप कर सकते हो, अपने हिसाब से आपको इसे करना है। इसके पश्चात धीरे से मुट्ठी को बंद कर लीजिए, अंगूठा अंदर की साइड में, और मुट्ठी को सिर्फ आपको गोल गोल घुमाना है। दोनों मुट्ठियां एक दूसरे को चिपकी हुई हो, हाथ सीधा फैला हुआ हो, कोहनी से मोड़ा ना हो, कंधों के समांतर आपका हाथ हो। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको मुट्ठियों को घुमाना है, जिससे आपके रिस्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी, मडगट जिसे कहते हैं उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। अब करेंगे कोहनी की एक्सरसाइज। हाथ की हथेली आकाश की ओर फैला लीजिए और हथेली को कोहनी मोड़ते हुए कंधों पर रखेंगे 8 से 10 बार। इसे भी आप तीव्र गति से कर सकते हो, जिससे आपकी कोहनियां मजबूत होंगी, कोहनी के जॉइंट्स आपके मजबूत होते हैं। अब आइए हम लोग धीरे धीरे कंधों के संचालन की ओर आते हैं। दोनों हाथ साइड में लेकर कंधों के ऊपर रखना है और सामने जब आपकी कोहनी इस तरह से आए तो जोड़नी है और पीछे की तरफ आपको जाना है, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी करना है। तो आगे से पीछे की ओर आराम से आपको हाथ का सर्कल करना है, जिससे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम कम होती है। कंधों की ये एक्सरसाइज है, बाजुओं की एक्सरसाइज है। तो इसे हम लोग 8 से 10 बार आराम से कर लेते हैं। अब अपोजिट साइड से करेंगे। ये आप अपने क्षमता के हिसाब से आपको इसे करते रहना है। आइए हाथों को नीचे लेते हैं। अब जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि गर्दन की एक्सरसाइज आपको तीव्र गति से नहीं करनी है। तो धीरे धीरे हम लोग गर्दन की एक्सरसाइज के लिए शुरू करेंगे, जिसे ग्रीवा का संचालन कहा जाता है। ग्रीवा की संचालन में जब आप आगे, मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आप मेरे साथ आराम से करेंगे। ग्रीवा की संचालन में जब आप आगे की ओर इस तरह से अपने थोड़ी को कंठकूप को लगाते हो, उस समय आपको सांस को छोड़ना होता है। और जब आप इस गर्दन को धीरे धीरे इस तरह से उठाते हुए पीछे की ओर पीठ को आपकी गर्दन का स्पर्श होता है, उस समय सांस को भरने की क्रिया की जाती है। तो अब मेरे साथ आप करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर थोड़ी कंठकूप को लगाने की चेष्टा करेंगे। फिर वापस सांस भरते हुए आराम से गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। गर्दन की एक्सरसाइज धीमी या मध्यम गति से ही की जाती है। इसे तीव्र गति से करने पर
चक्कर आने की संभावना होती है। जब पीठ को आपकी गर्दन स्पर्श कर जाए, फिर से सांस छोड़ते हुए आराम से गर्दन को सामने की ओर थोड़ी कंठकूप को लगाएंगे। सांस भरते हुए गर्दन वापस पीछे की ओर आराम से लेना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बाकी अंगों को आप अधिक तीव्र गति से घुमाओ तो चलेगा, लेकिन गर्दन के मामले में ये नहीं करना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में गर्दन को सीधा कर लेते हैं। ये हुआ गर्दन का एक एक्सरसाइज। इसके पश्चात हमें गर्दन को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टर्न करना है। आराम से धीरे धीरे गर्दन सामने की ओर से लेफ्ट की ओर हम लोग टर्न करेंगे। कंधों के समांतर थोड़ी आने के पश्चात कुछ क्षणों का 5 से 10 सेकंड का होल्डिंग। धीमे धीमे वापस आपको धीरे धीरे गर्दन को सीधा करना है। अब आराम से राइट साइड की ओर गर्दन को धीरे धीरे टर्न करेंगे। कंधों के समांतर होल्डिंग। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में सामने की ओर गर्दन को लाएंगे। वापस लेफ्ट साइड की ओर गर्दन को टर्न करते हैं। धीरे धीरे वापस सामने की ओर। राइट साइड में फिर से एक बार। धीरे धीरे वापस सामने की ओर। ओठों को इसमें बंद रखना है। अब हम लोग कान से कंधों का स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। इस पे कंधे उठाना नहीं है, ये ध्यान रखिए। और अधिक समय तक आपको होल्डिंग भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मोमेंट लेनी है और वापस सीधा हो जाना है। तो पहले लेफ्ट साइड के कान को कंधों की ओर झुकाएंगे। धीरे धीरे वापस सीधा हो जाते हैं। राइट साइड की ओर के कान को कंधों की ओर झुकाओ। धीरे धीरे वापस सीधा हो जाएंगे। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराते हैं। लेफ्ट साइड की ओर झुकाओ। धीरे धीरे वापस सीधा। राइट साइड के कान को कंधों की ओर झुकाएंगे। फिर वापस धीरे धीरे सीधा हो जाते हैं। अब इसके पश्चात हमें गर्दन का सर्कल बनाना है। सर्कल बनाते समय जब आप थोड़ी से इस तरह से गर्दन को पीछे लेके जाओगे तो सांस को भरना है। जब आपकी गर्दन को कंधे को अपनी गर्दन पीठ को स्पर्श कर ले, उसके पश्चात वापस जब लेफ्ट साइड से वापस आओगे तो सांस को छोड़ते हुए कंठकूप को लगाना है। यानी गर्दन जब आपकी पीछे की ओर जाएगी तो सांस को भरिए। पीछे से आगे की ओर जब गर्दन आएगी तो सांस को छोड़ेंगे। तो चलिए ये क्रिया करेंगे क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए धीमे धीमे गर्दन को पीछे लेना है। फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस आगे की ओर थोड़ी कंठकूप को स्पर्श कराएंगे। वापस एक बार धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। पीठ और गर्दन का स्पर्श होगा। उसके पश्चात सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे आपको गर्दन को आगे की ओर लेना है। थोड़ी कंठकूप को लगानी है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को सांस भरते हुए एंटी क्लॉकवाइज पीछे की ओर ले गए। आराम से फिर सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ी को सामने कंठकूप को लगाएंगे। फिर वापस एक राउंड। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे लेंगे। तो ये हमने की है
गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को आराम से सीधा सामान्य स्थिति में ला लेते हैं। अब गर्दन के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, हथेली से आपको थोड़ा सा अपने सर को प्रेस करना है। तो कान के साइड में और आंखों के बीच का मध्य जो है वहां पर हथेली को इस साइड से रखेंगे, लेफ्ट साइड से। फिर सांस भरते हुए हाथ को गर्दन की ओर, सिर की ओर और सिर को हाथों की ओर एक दूसरे की ओर दबाना है। सांस भरते हुए दबाते हैं और सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर वापस सांस भरेंगे, एक दूसरे की ओर दोनों को प्रेस करते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आराम से हाथ को ढीला छोड़ते हैं। अब दूसरे साइड से करेंगे आराम से। राइट साइड के हाथ को आपको कान के ऊपर की साइड में, मस्तिष्क पर, जहां पर आपको सर दर्द होने के बाद आप पेन दबाते हो नस नाड़ियों को, उस जगह पर हथेली को रखना है और आराम से हाथ सांस भरते हुए दोनों को एक दूसरे की ओर प्रेस करना है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करना है हाथ को। फिर से सांस भरते हुए दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स करते हैं। अब तीसरा टाइप देखेंगे। इसमें दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की ओर फैलाकर उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। उंगलियों का इंटरलॉक जोड़ लीजिए और इस इंटरलॉक को आपके कपाल पर यानी शीश पर, जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं आईब्रोज के ऊपर वाले पोर्शन में, फोरहेड में आपको इसे लगाना है। सांस भरते हुए हाथ को पीछे और गर्दन को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से सांस भरते हुए एक दूसरे की ओर हाथ और गर्दन खींचेंगे। फिर रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए। अब इसी हाथ को आपको जहां आप तकिया लगाते हो पीछे, उस जगह पर लगाना है। सांस भरते हुए हाथ आगे और गर्दन पीछे की ओर खींचनी है। सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स करेंगे। फिर सांस भरते हुए एक दूसरे की ओर खींचेंगे। हाथ और सिर एक दूसरे की ओर हमने खींचा। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को रिलैक्स करते हैं। हाथों को नीचे ले लेते हैं, आंखों की कर लेते हैं। अब हमें करना है वापस कंधों और शोल्डर के लिए एक्सरसाइज। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लीजिए। अपनी कोहनी के समीप का पोर्शन अपने हाथों से पकड़कर लेफ्ट साइड में अपने शरीर को थोड़ा सा खींचिए। ध्यान रखिए अपनी गर्दन को नहीं खींचना है, गर्दन के साइड से आपको सिर्फ हाथ को पीछे से लेना है, फिर अपोजिट साइड से, जिससे आपके पीठ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाएगी। अधिक समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से हमारी पीठ में, कमर में दर्द होता है और उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती है। उसे रिलैक्स करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। अगर ये आपको कोहनियां दिक्कत वाली होती है तो आप हाथ से इस तरह भी आराम से कर सकते हो। अब आइए हम लोग करते हैं कुछ खड़े होकर आसन। तो अपनी जगह पर आराम से आपको खड़े हो जाना है। अब उनको क्लियर मैडम, अगर दिखने में कुछ दिक्कत है तो बताना। खड़े होकर सावधान की स्थिति धारण करते हैं और नहीं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छी तरह से दिख रहा है। आसन जिसमें दोनों हाथों को आपको सामने की ओर लेना है। हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करना है। हथेली को टर्न करना है सामने की ओर। सांस भरते हुए आराम से पैर को उठाते हैं और हाथ को शीश के ऊपर ले जाकर स्ट्रेच करते हैं। हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग करना है और पैर के पंजे के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं। जिससे जितना बन पाए इस स्थिति में रुकिए यथाशक्ति। फिर धीरे धीरे वापस पैरों को भूमि पर टिका दीजिए। इस तरह से फिर से एक बार करेंगे हम लोग। पैर के पंजे पर खड़े हो जाएंगे और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचा। फिर धीरे धीरे
पैर के पंजे भूमि पर टिका दिए। अब इसी में कर लेते हैं तिर्यक ताड़ासन। हाथ की पोस्चर ऐसी ही है, पैर में 1 फीट का डिस्टेंस बढ़ा लीजिए, धीरे से लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा ये घुटने मोड़ना नहीं है, पाने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सीधा हो जाते हैं। फिर राइट साइड की ओर शरीर को झुकाएंगे, फिर वापस धीरे धीरे सीधा हो जाएंगे। इसे तिर्यक ताड़ासन कहा जाता है। आराम से लेफ्ट साइड में फिर से एक बार वापस सीधा हो जाइए और राइट साइड में धीरे धीरे आइए, फिर वापस सीधा हो जाना है। हाथों को साइड से आपको अपने स्थिति में लेना है, सावधान की स्थिति को धारण कर लेना है। तो ये हमने किया था ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। इसमें एक सावधानी ध्यान रखिए कि अगर पंजे से रिलेटेड कोई ऑपरेशन कुछ हुआ है या घुटनों से रिलेटेड अधिक समस्या है तो वो ताड़ासन में अपने डॉक्टर की सलाह से करें। पंजे का ऑपरेशन सर्जरी कुछ हुआ है तो वो ना करें। अब हमें देखना है इसके पश्चात कटी चक्रासन के 2 प्रकार। तो पहले प्रकार में हम सावधान की स्थिति में खड़े हैं, दोनों हाथ धीरे धीरे सामने करेंगे, हथेलियां एक दूसरे की ओर देखती हुई। दोनों हाथ कोहनियों से नहीं मोड़ना है, सीधे करना है। अब लेफ्ट साइड में कमर के ऊपर वाला कटी प्रदेश आपको सिर्फ टर्न करना है। दोनों हाथ पीछे की ओर गए, कमर के ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ हमने घुमाया लेफ्ट साइड में। इस स्थिति में होल्डिंग कुछ क्षणों के लिए, फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर आराम से हाथ को लाएंगे। राइट साइड की ओर आराम से टर्न करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर आएंगे। फिर लेफ्ट साइड आराम से सामने की ओर, फिर राइट साइड में एक बार दोहराते हैं, फिर वापस धीरे धीरे सामने की ओर आते हैं। तो ये आपके कमर के लिए एक्सरसाइज है। हाथों को सावधान स्थिति में नीचे लीजिए। अब ये हमने देखा एक कटी चक्रासन का प्रकार। अब दूसरे प्रोसेस में या दूसरे टाइप में क्या किया जाता है, तो पहले हम लोग राइट हाथ को उठाकर लेफ्ट कंधे के ऊपर अपनी हथेली को रखते हैं। लेफ्ट हाथ की जो हथेली है वो पीछे की ओर, आपको मेरी तरह आपको पीछे से अपने कमर के पास हथेली को रख लेना है और हमें धीरे धीरे राइट साइड कंधे पर हमने अपनी हथेली को रखा है, उस साइड में हमें धीरे से टर्न करना है। जो हथेली आपने शोल्डर पर रखी है वो शोल्डर वाली साइड में आपको घूम जाना है। कमर का पोर्शन ही सिर्फ घूमता है, फिर धीरे धीरे वापस सीधा हो जाते हैं। पैर सावधान की स्थिति में जमीन पर स्थिर है। अब दूसरी साइड से देखेंगे, पहले हाथों को सावधान की स्थिति में लिया, अब लेफ्ट वाला हाथ राइट शोल्डर के ऊपर रखा, राइट वाला हाथ पीछे से अपनी कमर के ऊपर आराम से रखा और हम लोग राइट साइड में धीरे धीरे इस तरह से टर्न करेंगे कमर के कटी प्रदेश को। पैर स्थित हमारे है सावधान में, सिर्फ कमर का हिस्सा हमने पीछे की ओर टर्न किया है। आराम से वापस सीधा हो जाएंगे। इसको फिर से एक बार दोहराते हैं। राइट हाथ को लेफ्ट कंधे के ऊपर रखा, लेफ्ट हाथ को पीछे से कमर के ऊपर रखा, अब मैं आपको बिना हाथ लगाए यही क्रिया वापस दिखाऊंगी। झटके से नाक को छोड़ना और पेट को अंदर पुश करना। सांस दबे कदमों से अंदर जाएगा।
तो मैंने सिर्फ आपको ये क्रिया दिखाने के लिए कोई आवाज नहीं की थी, ये आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब जब सांस बाहर निकलेगी तो पेट अंदर की ओर दबेगा। इस क्रिया को कपालभाति की क्रिया कहते हैं। सांस लेते समय कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ सांस छोड़ते हुए ही आवाज हमें महसूस होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, शोल्डर हिलाने नहीं है, आराम से सीधा बैठना है, स्थिर बैठने की कोशिश करना है और सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर पुश करना है। तो इस तरह से 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। जब एक बार आपका पेट अंदर जाए और सांस बाहर आ जाए, उसे एक स्ट्रोक कहा जाता है। तो एक स्ट्रोक 1 सेकंड में होता है। नए लोगों के 1 मिनट में आपके 30-40 स्ट्रोक भी हो जाए तो चलता है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप पहली बार कभी कपालभाति करते हो तो बहुत से लोगों को पेट के साइड में थोड़ा सा पेन होता है और कमर में भी थोड़ा पेन होता है। तो कपालभाति करते समय शुरुआत में ये पेन थोड़ा थोड़ा होते रहता है, तो आप एक साथ 30-40 स्ट्रोक नहीं लगाएंगे। जो एकदम बिगिनिंग लेवल में आप लोग हो तो आपको 4 से 5 स्ट्रोक आराम से लगाने। इस तरह से 5 स्ट्रोक लगाइए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, लंबा गहरा सांस भरिए, फिर वापस 5 स्ट्रोक लगाएंगे। फिर विश्राम, फिर से आराम से 5 स्ट्रोक लगाएंगे। चेक करते रहिए बीच बीच में पेट अंदर और सांस बाहर बराबर आते रहे। तो इस क्रिया को कपालभाति की क्रिया कही जाती है। अब मैं इसकी सावधानियां आपको पहले बता दूं, आप कपालभाति करते रहिए। तो कपालभाति करते समय मासिक धर्म में महिलाएं कपालभाति ना करें, गर्भावस्था में भी कपालभाति नहीं किया जाता। पेट में अगर बवासीर या हर्निया की तकलीफ है तो भी आपको कपालभाति नहीं करना है। अगर किसी का रिसेंटली 5-6 महीने में सर्जरी पेट से संबंधित हुआ है तो वो ये कपालभाति ना करे। स्वस्थ होने के पश्चात अपनी डॉक्टर की सलाह से ही आपको कपालभाति करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां और विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है कपालभाति करते समय। स्वस्थ व्यक्ति कपालभाति 1 मिनट में 60 से 70 बार आराम से कर लेता है। और जो नए बिगिनर्स है वो 10-10 के स्ट्रोक, 5-5 के स्ट्रोक अपनी क्षमता से स्ट्रोक लगाकर ब्रेक ले, लंबा गहरा सांस भरे और फिर आराम से वापस कपालभाति के चक्र को शुरू कर सकते हो। गर्मी के दिनों में कपालभाति 10 मिनट के ऊपर नहीं किया जाता, लेकिन सर्दी या बारिश के दिनों में आप अधिक समय पर भी इसे कर सकते हो। कपालभाति से पाचन तंत्र में आपके सुधार आता है। पेट से जो गैस कब्ज की बीमारियां होती है वो भी इससे दूर होती है। तो कपालभाति ये शुद्धि क्रिया कही जाती है। इसे कपालभाति में हम लोग पेट को अंदर पुश करते हैं तो पेट की मांसपेशियों में, आंतों में इसका लाभ हमें मिलता है। तो हमने देखा कपालभाति प्राणायाम। अब इसके पश्चात देखते हैं अनुलोम और विलोम की क्रिया। तो अनुलोम और विलोम की क्रिया में हमें क्या करना है, आराम से पहले देखिए, ध्यान से सुनिए और हमारे साथ करते रहिए। हमने ध्यान मुद्रा में हम लोग बैठे थे, इसमें आप मुद्रा कोई भी ले सकते हो। अब हम लोग अनुलोम विलोम में तीसरी एक मुद्रा यूज करते हैं। बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे की टोप को हम लोग हल्का सा प्रेस करते हैं और लेफ्ट वाला हाथ अपने घुटनों पर रखते हैं। फिर राइट वाले हाथ से अंगूठे से राइट नोज को क्लोज करते हैं। धीरे से लेफ्ट साइड से आराम से सांस को भरते हैं। फिर 2 बीच की उंगलियों से लेफ्ट साइड को क्लोज करना है और राइट से धीमे धीमे आराम से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर लेफ्ट से वापस सांस को भरा और राइट से छोड़ा। तो राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है। तो हम जिस साइड से छोड़ते हैं उस साइड से वापस सांस को भरते हैं
और फिर वापस दूसरी साइड से छोड़ते हैं। तो हम लोग ये क्रिया आपको आराम से मैं करके दिखाती हूँ और साथ में बोलने की कोशिश भी करती हूँ। अब मैंने राइट नोज को क्लोज किया, लेफ्ट से धीमे धीमे सांस को भरा, फिर लेफ्ट नोज को क्लोज करना है, राइट का अंगूठा साइड से निकाल दीजिए और धीरे धीरे राइट से हवा को, सांस को बाहर छोड़िए। फिर राइट साइड से वापस हवा को भरेंगे, फिर राइट को क्लोज कर लीजिए, लेफ्ट को खोल के लेफ्ट से हवा को छोड़ दीजिए। अब ये राइट लेफ्ट आपको अगर कंफ्यूज कर रहा है तो सिंपल बता दूं। अब मैंने एक साइड से सांस को भरा, दूसरे साइड से सांस को आराम से बाहर छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा था उसी से वापस सांस को भरना है और अपोजिट साइड से छोड़ देना है। अब हाथ की क्रिया से मैं सांस लेना और छोड़ना आपको दिखा दूं। सांस को लेफ्ट से भरना है, लंबा गहरा आराम से भरना है, फिर अपोजिट साइड से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। अब जिससे मैंने छोड़ा था उसी से वापस आराम से सांस को भरूंगी। और उससे भी अधिक गति से आराम से सांस को छोड़ना है। तो इस क्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। जब आप श्वास भरते हो तो उसे अनुलोम की क्रिया कही जाती है और जब आप सांस छोड़ते हो तो उसे विलोम की क्रिया कही जाती है। तो ये अनुलोम और विलोम दोनों मिलाकर हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें भी ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आपको लंबे गहरे सांस भरने का समय देखना है, उसकी गति निश्चित करनी है। हम बिगिनर लेवल में धीमी गति से सांस भरने और धीमी गति को सांस से छोड़ने के लिए सलाह देते हैं, और अगर आप बहुत स्वस्थ व्यक्ति हो तो आप मध्यम या तीव्र गति से सांस ले सकते हो और छोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए सावधानी से कि जब आप सांस खींचोगे तो झटके से सांस खींचने के पश्चात आपके सर में दर्द ना हो और चक्कर ना आए, इसकी ओर आपको ध्यान देना है। इसलिए मध्यम गति से आराम से सांस को भरिए और आराम से सांस को छोड़िए। एक साइड से सांस को भरते हैं, दूसरी साइड से छोड़ते हैं, फिर जिससे छोड़ा उसी को सांस से भरेंगे और अपोजिट साइड से आराम से सांस को छोड़ेंगे। तो ये क्रिया अनुलोम विलोम की क्रिया कही जाती है। आज बहुत सी तकनीकी दिक्कतों से थोड़ा कम समय हमें मिला है प्राणायाम करने के लिए। हम अब समापन की ओर आते हैं। समापन प्रार्थना कर कर हम लोग विराम करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर हम लोग करेंगे समापन की प्रार्थना। भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी प्रणाम। हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं और अगले सूत्र मैडम के हाथ। धन्यवाद मैडम।
आजचा हा प्रोग्राम खूपच छान झाला आणि सकाळची जी आजची वेळ आहे खरंच एनर्जेटिक झालेली आहे. आजच्या या सेशनबद्दल अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी मी आपल्या महाविद्यालयातील इंग्लिश डिपार्टमेंटच्या पंडित मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. नमस्कार. आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर दरगड सरांनी आज या योग अभ्यासक्रमाचं जी ऑनलाईन संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल प्रथम मी सरांचे मनपूर्वक आभार या ठिकाणी व्यक्त करते. डॉक्टर दायमा सर आणि डॉक्टर सारिका दायमा मॅडम आणि तसंच त्यांची संपूर्ण टीम यांनी आज योगासन आणि प्राणायाम यांची जी प्रात्यक्षिक करून दाखवली ती आम्हा सर्वांना आमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहेत. विशेष करून डॉक्टर सारिका दायमा मॅडम यांनी या योगासन आणि प्राणायामच्या प्रात्यक्षिकासोबत जी काही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली, ज्यामध्ये त्यांनी विविध रोगांपासून होणारी मुक्ती याबद्दल जे सखोल, अतिशय विस्तृत आणि पद्धतशीर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे, जे आम्हाला नक्कीच खूप उपयोगी ठरणार आहे. आणि आणखी एक मला सांगायला या ठिकाणी आवडेल, की मॅडमची वाणी पण इतकी सुमधुर होती, की खऱ्या अर्थाने सकाळ आमची फ्रेश झालेली आहे. त्यानंतर जो उद्देश आहे आपल्या या योग अभ्यासक्रमाचा, की आजच्या या धावपळीच्या युगामध्ये कुठेतरी आरोग्य संपदेकडे आपलं जे दुर्लक्ष होत आहे, ते नक्कीच उद्या चालून खूप विघातक ठरू शकेल. आणि त्यामुळं सारं काही मिळून देखील उद्या शरीर संपदा नसेल आणि मानसिक संतुलन जर नसेल अ, तर बाकी शून्य असं होऊ शकतं. तेव्हा वेळीच जागरूक होण्याची जी आवश्यकता होती अ, त्यासाठी ह्या अभ्यासक्रमाचं जे आयोजन करण्यात आलेलं आहे, ती खऱ्या अर्थाने याचं फलित असं म्हणता येईल. अ, थोडासा मध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आल्यामुळं काही महत्त्वाचे प्राणायाम आम्ही पाहू शकलो नाहीत. बिगिनर लेव्हलसाठी तर छान आहेत. पण त्याचबरोबर रोज देखील आपला बराच स्टाफ योगासन, प्राणायाम करत असतो. पण त्यांसाठी देखील एक चांगलं रिव्हिजन आणि आणखी ज्ञानामध्ये पुढे चालून भर पडू शकते, हा विश्वास देखील मी या ठिकाणी व्यक्त करते. शिवाय जी सुरुवात झालेली आहे योग अभ्यासक्रमाची, ज्यामध्ये नमन होतं. एक श्लोक त्यांनी वधवून घेतला, त्या श्लोकाचा अर्थ सांगितला आणि इव्हन या कार्यक्रमाचा शेवट देखील एका प्रार्थनेतून झाला, ज्याला त्यांनी समापन प्रार्थना असं म्हणलेलं आहे. तर एक सकाळी खूप छान अशी एक मंगल कामना घेऊन आज आम्ही दिवसाला सुरुवात करत आहोत आणि खऱ्या अर्थाने जी प्रार्थना होती, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. तर ही प्रार्थना खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षामध्ये उतरविण्याचा एक संकल्प म्हणून या योग अभ्यासक्रमाकडे आम्ही पाहत आहोत. तर नक्कीच पुढील 9 दिवस देखील पुनश्च स्वतःकडे वळण्यासाठीचा हा 1.5 तासाचा वेळ आम्ही समजत आहोत. कारण कुठेतरी रोजच्या धावपळीच्या युगामध्ये आपण स्वतःपासून दूर जातोय की काय, अशी शंका देखील येत राहते. शेवटी योग शब्दाचा अर्थ जोडणे असं म्हणतात. तर हे 10 दिवस नक्कीच मॅडमच्या आणि सरांच्या उपक्रमातून, या प्रात्यक्षिकातून पुन्हा एकदा स्वतःकडे वापस येण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल मी आपल्या आदरणीय दरगड सरांचे आणि संपूर्ण या टीमचे धन्यवाद या ठिकाणी व्यक्त करते. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. मीटिंग लेफ्ट करण्यापूर्वी मी सर्व योगींना विनंती करते, योगियांना म्हणायला हरकत नाही आता, कारण सगळेजण योग करतायत. तर योगींना विनंती करते, की सगळ्यांनी कॅमेरा ऑन करायचा आहे, जेणेकरून मला एक एकत्र फोटो घेता येईल. अपना सामने
नीता मॅडम तुमचा कॅमेरा नीता मॅडम प्लीज तुमचा कॅमेरा थोडासा सरळ करा. तुम्ही बहुतेक हॉरिझॉन्टल केलेला आहे, व्हर्टिकल करा. देखो ना मैं लिख थँक्यू एव्हरीवन. भेंबडे सर, काय क्रिकेट ग्राउंड वरती गेलात का तुम्ही? दायमा सर आहेत सर. सर आता बॅकग्राऊंड मध्ये हा टेक्निकल सर, ग्राउंडवर राहिलो मी आता. ग्राउंडवर? हा, तेच म्हणलो. हा हो सर. थँक्यू एव्हरीवन. ओके. So everyone can leave the meet now. मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. हा, उद्या सकाळी 6 वाजता आपण सगळेजण भेटणार आहोत. थँक्यू सारिका मॅडम. थँक्यू दायमा सर.